हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में अलग अलग विषयों या अलग अलग आपके टॉपिक्स के बारे में बात की थी। जैसे हमने बेसिक शिक्षा परिषद की बात की थी, उसके बाद में हमने अध्यापक शिक्षा नियमावली पढ़ी थी। आज हम प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर की एक परीक्षा के बारे में बात करेंगे जो हमारे राज्य स्तर पर कराई जाती है। यानी जो हम ये कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में जो परीक्षा अध्यापकों के लिए कराई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं यूपीटीटी के बारे में। यूपीटीटी कह सकते हैं या हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कह सकते हैं या हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे, यानी जो आज हम परीक्षा देते हैं टेट की, आप देते हैं, तो उसका एक प्रारूप बनाया गया हुआ कि किस रूप में उसको आयोजित करना है, किसके द्वारा उसे आयोजित करना है, उसका प्रारूप कैसा होगा, उस कब ये परीक्षाएं देनी है, इन सब का क्या किया गया था, एक प्रारूप बना लिया गया था। तो सबसे पहले इसकी नियमावली लेकर आई गई थी। नियमावली यानी किस रूप में या क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपके यूपीटीटी में एक प्रारूप के रूप में रखी जाएंगी। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009-23 की धारा 1 में ये बात कही गई कि आपकी एनसीटी जैसा हमें पता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो किसके लिए केवल काम करती है, आपकी टीचर एजुकेशन के लिए। जो भी लोग, जैसे अगर हम चाहे वो डीएलएड कर रहे हों, चाहे हम बीएड कर रहे हों, सब किसके थ्रू है, आपका एनसीटी के थ्रू। तो एनसीटी ने क्या किया कि किस रूप से जो भी हमारे राज्य के प्राथमिक विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे टीचर की एक उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि जब वो ये परीक्षा यानी यूपीटीटी उत्तीर्ण होंगे तभी वो किसी भी राज्य के प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में एज अ टीचर अपॉइंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें कि आपकी इसी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की धारा आपकी 23 की उपधारा 2 में ये बात कही गई कि जितने भी जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो आपके 1 to 5 टीचर हों या 6 to 8 टीचर हों, यानी ये बात एक संबद्ध रूप में कही गई कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जितने भी आपके टीचर बनने के लिए जो भी इच्छुक हैं आपके व्यक्ति, उन्हें आपके टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगी। अगर हम कहें कि इसको बनाने के उद्देश्य क्या रहे होंगे, तो हम उद्देश्य की बात कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी एक टीचर का स्तर है उसको किस प्रकार से और अच्छा बनाया जा सके, या हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति टीचर ना बन सके, यानी जो उसमें उत्तीर्ण हो या जो कैपेबल हो एक टीचर बनने के लिए वही केवल टीचर बनाया जाए, बाकी सब टीचर ना बनाया जाए। यानी एक टीचर पद के गरिमा को बनाए रखने के लिए एनसीटी ने टीटी की परीक्षा एक राज्य स्तर पर कराना सुनिश्चित किया। फिर अगर हम बात करें कि टीटी की जो परीक्षाएं हैं उसे एनसीटी ने तो एक नियम के रूप में या प्रारूप के रूप में ले आया, लेकिन उसे कराने की जिम्मेदारी उसने खुद न लेकर उसके कराने की जिम्मेदारी आपकी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बारे में हमने बात की थी, जो आपके इलाहाबाद में है। यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी क्या करेंगे, टीटी की परीक्षाओं को कंडक्ट कराएंगे। यानी चाहे वो एग्ज़ाम पेपर बनाना हो, चाहे उसकी आपकी ऑनलाइन परीक्षा हो, ऑफलाइन परीक्षा हो रही हैं, उसकी चेकिंग कैसे हो, ओएमआर शीट को कैसे चेक किया जाए, सब की जिम्मेदारी आपकी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले हम कह सकते हैं टीटी का प्रारूप जैसा हम आज देखते हैं, यानी आज जैसे हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं पहले नहीं थे। यानी जब स्टार्ट किया गया था आपके टीटी की परीक्षाएं, तो पहले भाषा के स्तर पे क्या होता था, परीक्षाएं की जाती थी। लेकिन बाद में एनसीटी ने कहा कि भाषा के रूप में शिक्षक को चयनित ना करके उसको 2 कैटेगरी में हम विभाजित कर देंगे, यानी एक प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं कराई जाएंगी और एक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्राथमिक स्तर का मतलब है यहाँ पर एक कक्षा 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8। तो उसके तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी और प्रश्न पत्र भी 2 होंगे आपके, यानी प्राथमिक के लिए अलग होंगे और उच्च प्राथमिक के लिए आपके पेपर अलग बनाया जाएगा। अब अगर हम बात करें परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप,
तो परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे की थी और इसमें आपका जो चाहे वो प्राथमिक स्तर का आपका पेपर हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर का हो, उसमें क्वेश्चन आपके कितने होते थे? 150। यानी उन्हें क्या कर दिया गया था? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता था, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता था और उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। अब बात करें अगर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम, यानी आप किस प्रकार से टीटी के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यानी आपके परीक्षा नियामक प्राधिकारी क्या करेंगे कि जब भी उन्हें टेट की परीक्षाएं कंडक्ट करानी है तो उसके 3 या 4 महीने पहले वो क्या करते हैं, इसकी अधिसूचना लेकर आते हैं, जिसके तहत जो भी व्यक्ति इच्छुक होता है टीचर बनने के लिए वो क्या करता है, अपने फॉर्म सबमिट करता है। पहले हम कह सकते हैं ऑनलाइन इतना नहीं था, तो क्या किया जाता था कि ऑफलाइन मोड पे भी किया जाता था। पहले ऑनलाइन हम जो भी चीज़ें होती थी फॉर्म फिल करते थे, उसके बाद में ई चालान सबमिट करते थे अपने बैंक में जाकर। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं और फीस भी अपनी ऑनलाइन ही जमा की जा सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें पात्रता की, यानी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय स्तर पर टीचर बनना चाहता हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय में। तो अगर कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो भी टीचर बनना चाहता है तो उसे एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, या कह सकते हैं 1 साल का बीएड होना चाहिए, या 2 साल का बीएड उसने किया हो, तभी वो क्या कर सकता है, कक्षा 1 से 5 तक में फॉर्म भर सकता है। अगर दूसरा बात करें कक्षा 6 से 8 तक के, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जिसने भी डीएलएड किया है वो क्या ये फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि वो एलिजिबल होते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। तो इसमें क्या है, जिसने भी 1 साल का बीएड किया हो या 2 साल का बीएड कंप्लीट किया हो, या हम कह सकते हैं 4 साल का आपके बीएलएड का कोर्स किया हो, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, या वो बच्चे आपके 6 to 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यूपीटीटी की संरचना व विषय वस्तु, यानी जो आपकी यूपीटीटी का जो पेपर बनाया जाता है उसकी संरचना किस प्रकार की गई या उसकी विषय वस्तु कैसे बनाई गई। तो अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 के लिए, तो उसमें हमें पता है कि जो 150 क्वेश्चन थे उन्हें 5 भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया गया। पहला आपका जो पेपर बनाया गया वो था आपका बाल विकास का पेपर। दूसरा अगर पेपर बात करें तो आपकी भाषा 1 रखी गई हिंदी, दूसरे में आपकी रखी गई भाषा अगर सेकंड भाषा के रूप में बात करें तो वो इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, संस्कृत भी ली जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा मैथ का पोर्शन था, मैथ सबके लिए कंपलसरी थी। फिर अगर बात करें तो आपकी पर्यावरण अध्ययन, यानी जो हम पर्यावरण अध्ययन में चीज़ें देखते हैं या समझते हैं वो भी क्या की गई, इसमें इंक्लूड की गई। तो टोटल हम कह सकते हैं कि हमारे 5 स्तर, यानी पहला आपका हो गया बाल विकास का, दूसरा हो गया आपका हिंदी का भाषा 1 के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में आपकी अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, या हम उर्दू ले सकते हैं। अगर हम फिर नेक्स्ट बात करें तो हमारी मैथ्स हो गई, मैथ यानी आपकी गणित, और 5वां हो गया हमारा पर्यावरण अध्ययन का। तो प्राथमिक स्तर की यानी आपकी जो भी पेपर का प्रारूप बनाया गया वो उनको इन 5 स्तरों में विभाजित किया गया, और सबका जो सब्जेक्ट मैटर था वो लगभग आपके जो इंटरमीडिएट हमारे क्लास की बुक्स होती हैं या आपकी बुक्स होती हैं उनके लेवल का उनका सारा सब्जेक्ट मटेरियल रखा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी जो उसमें क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए पात्रता क्या रखी गई। तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि उनके प्रश्न पत्र का प्रारूप भी क्या था, सबसे पहले उसमें भी बाल विकास था, दूसरा हम कह सकते हैं अनिवार्य हिंदी थी जो सबके लिए आपकी कंपलसरी थी। उसके बाद तीसरा अगर कहें तो इसमें भी ऑप्शन थे, आप इंग्लिश ऑप्शन ले सकते हो, उर्दू ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन नहीं था,
यानी जो साइंस वर्ग का आपका स्टूडेंट है तो विज्ञान और गणित का पेपर सॉल्व करता है, या अगर वो सामाजिक विज्ञान का बच्चा है तो वो क्या करेगा, समाज शास्त्र का सेक्शन वो सॉल्व करेगा, या वो अन्य किसी उसका है तो वो क्या करेगा, अलग सेक्शन के अपने सब्जेक्ट के अनुरूप वो क्या करेगा, उन्हीं पेपर्स को सॉल्व करेगा बेसिकली। क्योंकि आपके 6 से 8 संबंधी क्या होगा, एक विषय विशेषज्ञ, कि अगर हम साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो हमने साइंस अटेम्प्ट की और मैथ अटेम्प्ट की, लेकिन अगर हम सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं तो हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपका नागरिक शास्त्र हो चाहे भूगोल हो, ये हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम अगर बात करें कि आपकी कितनी, एक वो बना दिया गया क्राइटेरिया कि तब कहा जाएगा कि आपने टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी 150 में से जब अगर आपने 90 अंक हासिल किए हैं, जनरल के लिए बताऊंगी कि अगर आपने 150 में से 90 अंक आपने प्राप्त किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यानी 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको क्या है, टीटी की परीक्षा आप उत्तीर्ण की है। अगर 90 से कम है तो आप क्या है, उसमें उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। 90 क्या है, एक आपके मिनिमम नंबर रखे गए हैं कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को आप उत्तीर्ण किया माना जा सकता है। अगर हम अनुसूचित जातियों के लिए कहें तो आपका 150 में से 82 मार्क्स आपका मिनिमम रखा गया है कि 82 मार्क्स अगर जो भी आपकी अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां या पिछड़े वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर 150 नंबर्स के पेपर में 82 मार्क्स लाए हैं तो वो क्या होंगे, टीटी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण माने जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अनुप्रयोजकता, यानी जो भी ये हम टीटी की परीक्षाएं चाहे प्राथमिक स्तर पर हम पास आउट कर रहे हो या उच्च प्राथमिक स्तर पर पास आउट कर रहे हो, तो इसकी अनुप्रयोजकता क्या है। इसकी अनुप्रयोजकता कह सकते हैं, ये एक आपकी जॉब के लिए क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपकी टीटी की परीक्षा क्या है, एक मापदंड है एक टीचर के लिए कि हाँ आप एक एलिजिबल हैं या आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप एक टीचर बन सकते हैं। एक उन्होंने, क्योंकि एनसीटी ने एक मापदंड के रूप में आपकी टेट की परीक्षा लाई थी। अब अगर किसी भी, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में कोई भर्ती आती है तो हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय यानी राज्य सरकार ने हमारे जो भी प्राथमिक विद्यालय खोले हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसा ही उच्च प्राथमिक स्तर में, क्योंकि ये यूपी स्टेट की परीक्षा है तो यूपी स्टेट में आपके जितने भी उच्च प्राथमिक स्कूल होंगे, अगर उनकी रिक्त पद आपके पद आते हैं तो उसमें व्यक्ति क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन बिना टीटी के हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक मापदंड के रूप में करना ज़रूरी था। नेक्स्ट अगर बात करें यूपी टीटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, वैधता अवधि कह सकते हैं कि आपने जिस तारीख से वो परीक्षा पास की है उसके 5 साल तक आपका वो सर्टिफिकेट आपका वैध रहता है। यानी 5 साल तक आप क्या है, कोई भी अगर भर्ती परीक्षा आती है या भर्ती प्रक्रिया होती है तो आप उसमें अप्लाई करने योग्य हैं, लेकिन अगर 5 साल तक ऐसा नहीं होता तो उसके बाद में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको परीक्षा देनी पड़ेगी और उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नेक्स्ट अगर बात करें यूपी टीटी के लिए परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क की बात करें, जैसा अगर हम चाहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्राथमिक स्तर पर भी पेपर देना चाहता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड रूप से आप नहीं दे सकते हैं, दोनों के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना होगा। जनरल के लिए इसमें फ़ीस आपकी 400 रुपये है और आपकी अन्य यानी अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ या जो भी ओबीसी SC ST हैं उनके लिए कह सकते हैं कि उसकी शुल्क आपकी 200 रुपये है। तो ये सारे आपके मापदंड हैं यूपी टीटी के, यानी किस प्रकार से, किस सेवा नियमावली से या जो नियम बनाए गए उसके तहत एनसीटी ने जो भी नियम बनाए तो किस प्रकार से आपके यूपी टीटी एक प्रारूप बनाया गया, उसमें किस प्रकार से आपके क्वेश्चन रखे गए, क्या आपकी पात्रता रखी गई हर एक के लिए कि किस पात्रता को रखते हुए हम उस चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने यूपी टीटी के बारे में पढ़ा, हमने परीक्षाएं भी दी हैं तो हम इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। थैंक यू क्लास।